हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 18-19 जून के करंट अफेयर की। 18-19 जून के करंट अफेयर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, उन सभी को शामिल किया आज हमने। उन सभी की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, उनको भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो कैसा लग रहा है हमें सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारी भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने से संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 3 साल। 3 साल के लिए एक सामान्य नागरिक को भी सेना में शामिल करने का एक अवसर प्रदान किया जाए, ऐसा प्रस्ताव लाने पर विचार किया जा रहा है। क्या है प्रस्ताव, आइए इसको देखते हैं। तो यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो ये अपनी तरह का एक अलग प्रस्ताव होगा जो आम नागरिकों को किसी भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। और इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिकों के द्वारा सेना में शामिल होने का अवसर शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा चयन मानदंडों में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। ये नहीं है कि अगर उनको अपने आप से शामिल होने दिया जा रहा है या उनको उनके स्वैच्छिक कर दिया जा रहा है तो मानदंडों में कमी कर दी जाएगी। मानदंड में कोई कमी नहीं होगी। और सिर्फ क्या होगा कि उनका अपने आप स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं, उनकी इच्छा है, वो आना चाहे तो आ सकते हैं। प्रस्ताव पारित होने से ऐसा उम्मीद की जा रही है कि परिणाम स्वरूप सेना के वेतन और पेंशन खर्च में भारी कमी आएगी। और इस जो राशि बचेगी उससे उसका खर्च कहाँ किया जाएगा, उसको सेना के आधुनिकीकरण में खर्च किया जाएगा। अच्छा, अब सेना की बात आई है तो सेना के तीनों सेना अध्यक्ष की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज कुमार मुकुंद नरवणे। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। तो ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते रहते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, जो कि हमारा थंबनेल भी है, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? इसका सही आंसर है 4 वर्ष। 4 वर्ष पूरे हुए हैं। अब उज्ज्वला योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आइए देखते हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसका। 2016 को शुरू की गई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। और इस योजना ने और इसके कार्यान्वयन के 4 साल सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिए हैं। और इस योजना में अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों को मदद मिली है। और इस योजना के तहत लगभग 8,432 करोड़ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है। और ईंधन कैसे उपलब्ध कराएगा? गैस यानी सिलेंडर के कनेक्शन के द्वारा। इस योजना में मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये तो था हमारा उज्ज्वला योजना, इसको ध्यान रखिएगा। और उज्ज्वला योजना के एक लोगो के रूप में आप समझना चाहें तो साइड में पिक्चर लगी, उसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अपने वेतन के कितने प्रतिशत महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान देंगे। यानी अपने वेतन का कुछ हिस्सा कोविड-19 से लड़ने के लिए देना चाहते हैं। वो कितना परसेंट है? उसका सही आंसर है 30%। तो अब क्या हो सकता है, आइए इसका इफेक्ट देखते हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च में PM केयर्स फंड में 1 महीने का वेतन दान किया था। और अब उन्होंने क्या कहा कि जो राष्ट्रपति का वेतन होता है उसका जो है 30% जो है वो दान करेंगे कोविड-19 से लड़ने के लिए हर महीने। तो राष्ट्रपति भवन पैसे बचाने की तो राष्ट्रपति भवन कुछ और भी किस चीज़ें कर रहा है? राष्ट्रपति भवन पैसे बचाने और लड़ाई में मदद करने के लिए राष्ट्रपति के निर्देश का पालन कर रहा है। यह कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए खर्च को कम करने और पैसा बचाने के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। मतलब कि कोविड-19 में जो खर्च हो उसके लिए पैसा एकत्रित करने के लिए ये सब सारा कवायद चल रही है वहाँ पे। अच्छा, वेतन कटौती के अतिरिक्त राष्ट्रपति के कुछ जो घरेलू दौरे हैं उन पर भी कटौती की जाएगी कि उसका भी जो खर्च हो वो बचा के कोविड-19 के लिए लगाया जा सके, कोविड-19 से लड़ने के लिए लगाया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीसुज्मान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। आइए इसके डिटेल्स क्या हो सकते हैं, कौन है, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो भारत ने इन्हें बांग्ला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था। इन्हें वर्ष 2015 में साहित्य में इनके योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार, बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है ये भी याद रखिएगा, ऐसे कि स्वाधीनता पुरस्कार है। और दिया किसको गया था 2015 में? तो इनको दिया गया था। और प्रोफेसर अनीसुज्जमान जो हैं, सुज्जमन को साल 2018 में बांग्लादेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया था। इन्हें 2018 में राष्ट्रीय प्रोफेसर का भी दर्जा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? इसका सही आंसर है भारत को अस्थायी सदस्य चुना गया है। आइए इसको देखते हैं। तो 17 जून 2020 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है भारत को। और अब भारत 2021-22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का एक अस्थायी सदस्य बन गया है। भारत इसके पहले 1950 से 51, 67 से 68, 72 से 73 और 1977 से 78, 1984 से 85, 1991 से 92 और 2011 से 2012 में यह जिम्मेदारी निभा चुका है। सुरक्षा परिषद में मौजूदगी और से किस देश का यूएन प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है? इसी में 8 साल बाद भारत सुरक्षा परिषद में पहुंचा है, ये जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस संस्था में इसका जुड़ने से काफ़ी स्कोप देखा जा रहा है, काफ़ी अच्छा माना जा रहा है कि एक अच्छी संस्था है जिससे भारत भी हाल ही में जुड़ा है, जिसने सदस्यता हासिल की है, अस्थायी सही लेकिन सदस्यता हासिल किया है, जो ये भारत के लिए उपलब्धि के तौर पे देखा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को किसको चुना गया है? अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। किस राज्य में? बिहार राज्य में। आइए देखते हैं और डिटेल क्या हो सकती है इसके। तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राज्य सरकार ने बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने युवाओं से खादी के कपड़े खरीदने और पहनने की अपील की है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अभी हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ये तो क्वेश्चन ही था। अब बात करें और थोड़ा सा, तो पंकज बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी हैं। पंकज त्रिपाठी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होने से बिहार में खादी के प्रचार प्रसार काम को तेज़ी से गति मिलेगी, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। तो ये तो था पूरा बिहार का खादी ब्रांड का क्या एम्बेसडर कौन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा खेल पैरा ओलंपिक मेजबानी निम्न में से कौन से देश करेगा? इसका सही आंसर है बहरीन इसकी मेजबानी करेगा। और क्या हो सकता है इससे डिटेल, हम कुछ फैक्ट्स क्या हो सकते हैं आइए इसको देखते हैं। तो एशियाई पैरा ओलंपिक समिति ने हाल ही में घोषणा की है कि बहरीन अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा खेल पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में 9 खेलों की जगह दी गई। 9 खेल कौन कौन से, इसको याद रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा खेल एशियाई पैरा ओलंपिक समिति में शामिल किया गया है या एशियाई पैरा ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर देखिए कौन सा। तो इसमें से पहले देखिए कौन कौन से 9 खेल हैं उसको देखते हैं। तो जिसमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी, टेबल टेनिस शामिल किए गए हैं। इसका पहला अवसर क्या है, और भी खेल हैं लेकिन यहाँ पे किसी जो खास हमने वही बताया है। यहाँ पहला अवसर है जबकि बहरीन एक पैरा खेलों
प्रतियोगिता की मेज़बानी कर रहा है। पहली बार ऐसा मौका मिला है बहरीन को कि किसी पैरा ओलंपिक खेल का मेज़बानी कर सकें। अच्छा, बहरीन की बात आई तो बहरीन की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बहरीन की राजधानी है मनामा। भाषाएं कौन सी वहाँ पे हैं? अरबी और अंग्रेज़ी। राजा कौन सा है वहाँ के? क्योंकि वहाँ राजशाही हमने पहले लिखा है, राजशाही तो वहाँ राजशाही शासन चलता है। राजा वहाँ के हैं अब्दुल बिन हमासा या अब्दुल बिन हमास। और प्रधानमंत्री कौन है? अल बकर बिन सुलेमान। और मुद्रा कौन सा? बहरीन दीनार वहाँ की मुद्रा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेस लीगा का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर है बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख। और बायर्न म्यूनिख टीम है फुटबॉल की। और कैसे कितना खिताब जीती है आइए इसको पूरा डिटेल दे देखते हैं। तो बायर्न म्यूनिख ने लेवांडोव्स्की के गोल की मदद से वर्डर ब्रेमेन को 1-0 से हराकर लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा खिताब जीता है। लगातार 8वीं बार। इस जीत से बायर्न म्यूनिख ने दूसरे स्थान पर काबिज बोरुसिया डोर्टमंड पर 10 अंक की बढ़त हासिल कर ली है। यानी ये दूसरे स्थान पर थे, इनसे आगे बढ़त हासिल करके अभी ये दूसरे स्थान पर आ गए हैं। बायर्न म्यूनिख ने पिछले महीने पहले स्थान पर आगे इनके 10 अंक आगे करके बायर्न म्यूनिख ने पिछले महीने बुंदेसलीगा के फिर से शुरू होने के बाद 7 जीत दर्ज की और इस तरह से अपना कुल 30वां खिताब जीता। बुंदेसलीगा की शुरुआत, जो बुंदेसलीगा पुरस्कार है, ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1963 में इसकी शुरुआत की गई थी। तब से अब तक यह 58 म्यूनिख ने 58 में से 30 बार केवल बायर्न म्यूनिख ने ही जीता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बायर्न म्यूनिख की टीम की। और बायर्न म्यूनिख का टीम का एक लोगो है, उसको आप साइड में देख ही रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्टिस्ट प्राइड डे इनमें से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 18 जून। 18 जून को आर्टिस्ट प्राइड डे मनाया जाता है। अब क्या होता है ये डे, आइए इसको समझते हैं। तो आर्टिस्ट प्राइड डे की बात करें तो 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इस दिन पूरे विश्व में इसी नाम से इसे मनाया जाता है। दरअसल ये है क्या, एक बीमारी है जो बच्चों में पैदा होने के दौरान उसके दिमाग में हो जाती है। बहुत रेयर केस में बीमारी होती है। बच्चे क्या करते हैं, जो इस बीमारी में जो चीज़ वो करते हैं वो वही बार बार रिपीट करने लगते हैं। अगर कोई एक काम करते हैं तो उनको बार बार रिपीट कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता वही रिपीट कर रहे हों। तो ऐसी बीमारी है। और जब बच्चे का विकास होता है तो उसके दिमाग में इस तरह की बीमारी का पता चल पाता है। और ये 3 साल के बच्चों के जब बच्चे रहते हैं उसी के आसपास इसको पहचान में आता है बीमारी। और आर्टिस्टिक प्राइड डे पहली बार कब मनाया गया था? 2005 में मनाया गया था। और आर्टिस्टिक प्राइड डे द्वारा किसके द्वारा मनाया गया था? ये वाला डे जो आर्टिस्टिक प्राइड डे है किसके द्वारा मनाया गया था? स्पीस फॉर प्राइड द्वारा मनाया गया था। और यह जल्दी ही वैश्विक कार्यक्रम बन गया है और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मनाया जाता है। इसका लोगो आप साइड में देख ही रहे हैं। और तो ये था खास इसके आर्टिस्टिक प्राइड डे से जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्रिकेट मैच फिक्सिंग को अपराध का दर्जा दिया गया है। आइए इसको देखते हैं। तो हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के संशोधन और मैच फिक्सिंग के अपराध का दर्जा बनाने का जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी है। इमरान खान ने कोरोना वायरस महामारी के बीच टीम को इंग्लैंड दौरे के जाने की अनुमति दे दी है। नई संहिता के तहत बोर्ड मैच फिक्सिंग और स्टाफ फिक्सिंग को अपराध का दर्जा देगा। यानी जो क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान का वो मैच फिक्सिंग और स्टाफ फिक्सिंग को अपराध का दर्जा देगा। इसके लिए कड़े दंड के प्रावधान है, कड़े नियम बनाए गए हैं इसके लिए। अच्छा, बात पाकिस्तान की आई है तो पाकिस्तान की चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। और वहाँ की मुद्रा कौन सी है? पाकिस्तानी, वहाँ की रुपया
अगर पाकिस्तान की आप भारत से कुछ सीमाएं देखना चाहें तो ये रहा आपका पाकिस्तान, ग्रीन वाला। और आप जहाँ जहाँ से भारत की सीमाएं लगाता है, तो भारत की सीमाएं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से इसकी सीमाएं हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये तो था कंप्लीट आज का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपके कोई सुझाव हैं वीडियो को लेकर तो भी हमें बताएं कि हम आपके सुझाव पर ज़रूर वर्क करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, शेयर करेंगे तो हमको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, और जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं हम उससे मोटिवेशन से काम करते हैं और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और चैनल अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका लाइक भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।